झापक राम थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। निशा और रजनी ने खाना निकाल लिया। उसमें से जोशी और झापक राम को भी खाना दिया गया। लेकिन अब झापक राम की आंखों में बड़ी अकीदत के जज्बात नजर आ रहे थे। वो दोनों हाथ जोड़कर लरजती हुई आवाज में बोला, महाराज, अब तक जो बदतमीजी की है मैंने आपसे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बेवकूफ़ आदमी हूँ, भगवान की सौगंध। ये अंदाज़ा नहीं लगा सका था कि आप कितने महान हैं। आप तो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। झापक राम और जोशी दूर जाकर बैठ गए और लड़कियां खाने में मसरूफ़ हो गईं। रजब अली शरारत भरे अंदाज में दांतों से सेब कुतर रहा था। ये तफरीहात बहुत देर तक जारी रहीं। इसके बाद सीता बाग से बाहर की सैर की हमने। खेतों के एक वसी और इस खित्ते तक पहुंचकर हम रुक गए। निशा ने कहा, इससे आगे जगतपाल की सरहदें हैं। खेतों के उस पार लोहे के तार बंधे हुए हैं। बस उस तरफ जगतपाल जी के खेत हैं। तुम जगतपाल को जानती हो? हाँ, क्यों नहीं। क्या उन लोगों से मिलना जुलना है तुम लोगों का? नहीं, मगर दूसरी जगहों पर मुलाकातें होती रहती हैं। और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे निशा बोलते बोलते खामोश हो गई हो। मेरे दिल में आई कि जगतपाल के साथ साथ मैं रूपपाल के बारे में भी मालूमात हासिल करूं। लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि कहीं से रीता का पोल ना खुल जाए। बहरहाल मैंने उससे वादा कर लिया था कि उसका राज रखूंगा, इसलिए खामोश हो गया। मैंने पूछा, जगतपाल रहता कहाँ है? बस खेतों के उस तरफ लाल पुल की आबादी शुरू हो जाती है। जगतपाल जी लाल पुल ही में रहते हैं। फिर हमने वापसी का फैसला किया और कुछ देर के बाद वहां से वापस चल पड़े। घर पहुंच गए। यहाँ के मामूलात में कोई तब्दीली ना थी। रानी अमृता ने हमारा इस्तकबाल किया। कहने लगी, महाराज तो गंगापुर गए हैं, कुछ काम पड़ गया था एकदम। कह गए हैं मेरी तरफ से आप दोनों से मुआफ़ी मांग ली जाए। कल तक वापस आ जाएंगे या हो सकता है परसों तक आ जाएं। कहा है मुझसे कि आप लोगों को जो भी सहूलत चाहिए वो आपको दी जाए। अब ना मैं गैर हूँ दीपक जी, ना आप। ज़रा ख्याल रखिएगा कहीं कोई तकल्लुफ़ ना हो। मैंने रानी अमृता को इत्मीनान दिलाया कि वो बेफिक्र रहें। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हुई हम आपसे बयान कर देंगे। और इसके बाद हम दोनों अपने कमरे में आ गए। आज के दिन काफ़ी दिलचस्प गुजरा था। कमरे में पहुंचते ही मैं रजब अली की तरफ मुतवज्जा हो गया और रजब अली जल्दी से नीचे झुककर मुर्गा बन गया। मैंने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रजब अली, मैंने तुम्हें मना किया था। सॉरी चीफ, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बस एक बार और मुआफ़ कर दीजिएगा। असल में दिल चाहता है, बल्कि दिल में गुदगुदियाँ होती हैं। वैसे चीफ ये ज़्यादती है। कभी कभी कुछ कर लिया जाए तो इसके लिए इतनी गिरफ्त नहीं होनी चाहिए। यार तू अजीब बेवकूफ़ है। इन सारी बातों से ख्वामख्वाह हम लोग दूसरों की निगाहों में आ जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचेगा। ठीक है चीफ, अब मेरे कंधे पर भी तो हाथ मार कर कहो कि मैं सीधा खड़ा हो जाऊं। यकीन करो आधा सिर खून खुश्क हो गया है और किसी जिन का खून खुश्क होना मामूली बात नहीं है। अजब लोग हैं हम भी, ख्वामख्वाह दूसरों के गुलाम बना दिए जाते हैं। अब बताओ, कोई लड़कियों को हंसाने की कोशिश भी ना करे। भूख लग रही है मुझे, तू मुर्गा बना हुआ है, तुझे ही रोस्ट करके खा जाऊंगा, वरना सीधा खड़ा हो जा। रजब अली जल्दी से सीधा खड़ा हो गया। खाने पीने का क्या होगा ये बता, फलों से कहीं पेट भरता है? ज्ञानी है महाराज, व्रत रखा हुआ है 7 साल का हमने। अभी तो 7 साल पूरे होने में काफ़ी वक्त है। तो तेरा क्या ख्याल है, हिंदुओं के घर का पका खा लिया जाए? नहीं नहीं चीफ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो फिर मैं इंतज़ाम करता हूँ, इजाज़त। जाओ, लेकिन एहतियात रखना। फ़िक्र ही ना करो चीफ, बिल्कुल फ़िक्र ना करो। रजब अली चला गया और मैं अपने कमरे में आराम करता रहा। रजनी वगैरह भी शायद थक गई थी, इसलिए मेरी तरफ नहीं आई थी। खासी रात हो गई तो रजब अली वापस आ गया। खाना साथ लाया था, बहुत ही लजीज खाना था। मैंने कहा, आज किस पर हाथ साफ कर लिया? नहीं चीफ, किसी पर हाथ साफ नहीं किया। अब तुम देखो ना, मैं भी इंसान हूँ। किसी के दस्तरख्वान की रोटी छीनना अच्छी बात तो नहीं है। तो इंसान है, मेरा मतलब है इंसान नुमा जिन। क्या जिन्नों में अच्छाइयाँ नहीं होती? हो सकता है होती हों, लेकिन कम से कम तुझे देखकर यह फैसला नहीं किया जा सकता। वो बेचारे गरीब आदमी हैं, नाम है अलीमुद्दीन। कुछ अच्छा वक्त गुजार चुका है, लेकिन अब खासी कसम पुरसी का शिकार है। चीफ इत्तफाक ही था कि मैं उस घर की जानिब मुतवज्जा हो गया। एक औरत ज़ोर ज़ोर से दुआएं मांग रही थी, कह रही थी कि उसकी मुश्किलात के दिन दूर हो जाएं। चीफ, बड़ी रूहानी खुशी नसीब हुई है। मैंने सुन लिया, अंदर चला गया और उसे कहा कि बहन, मैं एक परदेसी हूँ, यहाँ एक ख़ास जगह ठहरा हुआ हूँ। खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर मेरे और मेरे साथी के लिए खाना पका दिया जाए तो उसका बेहतरीन मुआवजा अदा करूँगा।
औरत ने बेबसी से कहा कि उनके पास तो खाने पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस समझ लो चीफ, मैं मसरूफ़ हो गया। खुदा के फजलो करम से मैंने उसके घर अजनास के अंबार लगा दिए और बहुत बड़ी रकम भी दे आया हूँ ताकि वो लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर सकें। बस तय ये हुआ है कि हमारे लिए 2 वक्त का खाना पका दिया करेंगे। मेन्यू मैंने उन्हें बता दिया है। 1 हफ्ते तक का मेन्यू मैं उन्हें बताया हूँ और उसके पैसे अलग से दे दिए हैं। ये मुश्किल हल हो गई चीफ, खाना तैयार मिला करेगा और इसके अलावा रावी को और क्या चाहिए। मैंने मुस्कुराकर रजब अली को देखा और कहा, सच बोल रहा है चीफ, जिन झूठ नहीं बोलते, उसने कहा। चल इस बात पर तेरी सारी खताएं माफ़। अपने बारे में क्या बताया है उन लोगों को? बस एक परदेसी। क्या उन लोगों ने तेरी दी हुई चीज़ों को कबूल कर लिया? चीफ, बस वो भी अजीबोगरीब कैफियत का शिकार लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों के। वैसे मैंने चीफ खासी अच्छी रकम दे दी है उन्हें। यूँ समझ लो कि अगर कुछ करने पर तुल गए और हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे तो सारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। हम लोग खाने से फारिग हो गए और रजब अली बर्तन लेकर चला गया। मैं चहलकदमी के लिए बाहर निकल आया। बहुत देर तक अकेला टहलता रहा। हवेली में गैर मामूली सन्नाटा तारी था। बस मुलाजमीन ही इधर से उधर आ जा रहे थे। मैं काफ़ी देर तक चहलकदमी करता रहा और इसके बाद जब काफ़ी रात हो गई तो आराम करने अपने कमरे की जानिब चला गया। रजब अली भी थोड़ी देर के बाद आ गया। हम दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। इसके बाद मैंने सोने के लिए करवट बदल ली। दूसरी सुबह कोई 7:30 बजे का वक्त था। हमारे दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा। रजब अली भी जाग गया। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला था। रानी अमृता देवी सरिता के साथ खड़ी हुई थी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। खैरियत? गणेश गायब है। आज फिर वो गायब है। सारी हवेली छान मारी, कहीं पता नहीं चल सका। पहले भी वो गायब हो गया था तो दूसरे कमरे में सोता हुआ मिल गया था। आज नहीं है। अच्छा, आप फिक्र न करें, पता चल जाएगा उसका। मैं तो बिन मौत मर जाऊंगी। भगवान की सौगंध, क्या हो रहा है ये? क्या हो गया है ये हमारे घर में? अब मेरा बच्चा तो बिल्कुल ही बावला हो गया है। हे राम, हे राम। रानी अमृता की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। हमने संभाल कर उसे बिस्तर पर बिठाया। सरिता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। रजनी और निशा अल्लड़ थीं, लेकिन सरिता घर के मामलात से पूरी तरह मुतल्लिक थी और हर चीज़ से मुतासिर होती थी। चुनाचे वो भी रो रही थी। मैं उन दोनों को समझाता रहा। फिर मैंने कहा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम उसे तलाश कर लेंगे। कुछ ना कुछ हो जाएगा। ना जाने कहाँ चला जाता है महाराज। एक विनती करूँ आपसे? अमृता ने रोते हुए कहा। हाँ हाँ, ज़रूर कहिए। एक बार आप उस धर्मशाला को देख लें। अभी चले मेरे साथ महाराज। मेरा तन शांत नहीं, पागल हो रही हूँ, दीवानी हो गई हूँ मैं। हाथ जोड़ती हूँ आपके, एक दफ़ा देख तो लें उस धर्मशाला को। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बल्कि मैं तो सांगा जी का इंतज़ार कर रहा था। यही हमारे दरमियान तय भी हुआ था कि मैं आपके साथ दुर्गापुर जाऊं और उस धर्मशाला को देख लूं। खुदवा कर फिटकवा देंगे उसे जहां मुझे वो मनहूस मुजस्मा नजर आया था। महाराज कुछ करें आप, आपको भगवान की सौगंध, आपको भगवान का वास्ता, चलें महाराज मेरे साथ, अभी चलें। सरिता जा, गाड़ी निकलवा, मैं मर जाऊंगी, कुत्ते की मौत मर जाऊंगी मैं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। सरिता बाहर निकल गई थी। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा। रानी अमृता की जो हालत थी उसे देखकर यही फैसला किया जा सकता था कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दुर्गापुर का सफ़र कर लिया जाए। चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ देर के बाद सरिता वापस आ गई। उसने कहा, जोशी गाड़ी तैयार कर चुका है, चलिए महाराज, ऐसे ही चलिए। आप कहती हैं तो चलता हूँ रानी जी। हालांकि नहीं महाराज, हाथ जोड़ती हूँ आपके, हाथ जोड़ती हूँ मैं उससे ये भी नहीं कह सका कि क्या ज़रूरी है कि इस वक्त धर्मशाला में गणेश पाल का पता ही चल जाए। बहरहाल उसकी इस कैफियत के पेशे निगाह मुझे बादल नखवास्ता उसके साथ जाना पड़ा। रजब अली भी खामोशी से मेरे साथ साथ था। सरिता से रानी अमृता ने कहा कि वो घर पर रहे, निशा और रजनी को कुछ ना बताया जाए। बाउली लड़कियां हैं, समझ में तो कुछ आएगा नहीं, इधर उधर दौड़ती फिरेंगी। महाराज भी घर पर नहीं हैं। सरिता घर का पूरा पूरा ख्याल रखे। बस मैं, रजब अली और रानी अमृता जी जोशी के साथ गाड़ी में बैठे थे और जोशी ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हम लोग मुंह हाथ भी नहीं धो पाए थे, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, बस यूं ही आंखें वगैरह साफ कर लीं। खुद रानी अमृता की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आंसुओं की लकीरें नज़र आ रही थीं। एक माँ इसी तरह बेकरार हो सकती है, इसका बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। ये सब जल्दबाजी में हुआ था, वरना रजब अली से कुछ मशवरा भी कर लिया जाता। अब जो होना है
वो तो आगे देख ही लिया जाएगा, इस वक्त ऐसे ही सही। कुछ देर बाद हम लोग सांगापुर की सरहदों से निकल आए। एक नीम पुख्ता सड़क थी जो सीधी चली जा रही थी। मैं और रजब अली कार की खिड़की से बाहर के मनाजर देख रहे थे। बड़ा सरसब्ज इलाका था, कोई भी हिस्सा सब्जे से खाली नहीं था। तहद्दे निगाह खेत बिखरे हुए थे। खामोशी तवील हो गई तो मैंने कुछ बोलना ज़रूरी समझा। एक ख्याल दिल में आया था। मैंने अमृता को मुखातिब किया, अमृता जी खुद को संभालिए, आप बहुत परेशान हो गई हैं। उसने आंसू भरी आंखों से मुझे देखा और फिर मुंह छुपाकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे एहसास है आप गणेश पाल की माँ हैं, आपसे ज़्यादा परेशान और कोई ना होगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, वो रोते हुए बोली। मैं जानता हूँ, लेकिन परेशानी से कुछ हासिल ना होगा। एक बात बताएं मुझे, पूछो। जगतपाल के बारे में आपका अपना क्या ख्याल है? भगवान जाने। महाराज अमृतपाल आपके पति हैं, आप वही कहेंगी जो वो सोचेंगे, लेकिन हकीकत जानने के लिए आपको सच मुझे ज़रूर बताना होगा। आपने जगतपाल को कैसा पाया है? मेरा मतलब है कि क्या इस दुश्मनी में जगतपाल इतना आगे बढ़ सकता है कि आपके बच्चों पर वार करने की कोशिश करे? मैं तो उसे जानता नहीं हूँ, आप अच्छी तरह जानती होंगी। क्या वो इतना ही बुरा आदमी है? रानी अमृता के चेहरे में कुछ तब्दीलियां पैदा हुईं। मैंने एक हल्की सी कशमकश उसके अंदाज में महसूस की। बहुत देर तक सोचते रहने के बाद उसने कहा, इंसान इतना पापी होना नहीं चाहिए। बच्चे तो सारे दुश्मनियों से आज़ाद होते हैं, और फिर ये दुश्मनी। कई बार खुद महाराज अमृतपाल इस बात पर हंसे हैं कि हम ये दुश्मनी भी ऐसे ही निभा रही हैं जैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। कई बार दोनों का आमना सामना हो चुका है और दोनों ही परेशान रहते हैं कि दुश्मनी का इजहार कैसे करें। जब आपस में झगड़े की कोई बात हुई ही नहीं तो दुश्मनी कैसी? आपका मतलब है कि दोनों में बराह रास्त कभी नहीं? बिल्कुल नहीं, बस एक रस्म है, एक रीत है जो निभाई जा रही है, वरना वो और काहे की दुश्मनी। दिलचस्प बात है रानी जी, मैं खुद इस सिलसिले में हैरान हूँ। चलिए, एक रिवायती दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन इसके लिए गणेश पाल पर ऐसा कोई वार करना मेरे ख्याल में तो बड़ी अजीब बात है। फिर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। खैर, समझ में तो आ जाएगा आपको, खुद अंदाज़ा है कि मुझे यहाँ आए हुए अभी वक्त ही कितना गुजरा है। बहुत जल्द मैं सूरत हाल मालूम कर लूँगा, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। देखिए रानी जी, यही एक बात मेरे जहन को भटकाती है। जगतपाल अगर आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है और गणेश पाल को इस तरह हलाक कर देना चाहता है, तो क्या अब तक उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिल सका कि वो गणेश पाल पर कोई बराह रास्त वार कर दे? आप देखिए, वो रातों को गायब हो जाता है, कहाँ जाता है ये आपको भी नहीं मालूम। ऐसी किसी हालत में अगर वो किसी बुरे हाल में पाया जाए तो आप किसका नाम ले सकती हैं, जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। इसके अलावा रानी अमृता जी, ये बताइए कि राणा सांगा के दौर से लेकर आज तक जो ये खानदानी दुश्मनी चली आ रही है, क्या इसमें कत्लो गारत गरी की कहानियां भी शामिल हैं? एक भी नहीं। तो फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि वो रिवायती दुश्मनी अपनी जगह और ये मसला बिल्कुल अलग ही हो सकता है। कुछ पता तो चले कि आखिर किस्सा क्या है। वैसे महाराज आपने केकावती का चतुर बनाया था, आखिर वो कैसे? रानी अमृता जी, अगर आप इस बात पर ज़रा सा गौर करें तो आपको काफ़ी ढारस होगी। जब मैंने केकावती का चतुर बना लिया तो यूं समझिए, एक दिन मैं उसकी चोटी पकड़कर उसे आग में भस्म भी कर दूंगा। आप इसके लिए बस यकीन रखें, आपका यकीन मेरे काम में मदद देगा। रानी ने साड़ी के पल्लू से आंखें खुश्क की और बोली, हम आपको बड़ा दुख दे रहे हैं दीपक महाराज, लेकिन इस दुख के नतीजे में हमें जो सुख मिलेगा उसके लिए जीवन भर आपको दुआएं देते रहेंगे। आप इत्मीनान रखिए, ये मुअम्मा हल हो जाएगा, गणेश पाल भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी हिम्मत की ज़रूरत है, आप हिम्मत से काम लीजिए। सफ़र जारी रहा और बहुत सा फासला तय हो गया। अमृता ने खुद ही जोशी को मुखातिब किया, जोशी, अब गाड़ी घुमाकर दूसरी तरफ वापस ले आओ, हम उस जगह तक आ पहुंचे हैं जहां से हमें थोड़ा सा अंदर को जाना पड़ेगा। जोशी ने हदायत पर अमल किया। रानी अमृता अब बहुत गौर से खिड़की के बाहर देख रही थी। फिर उसने कहा, यही कच्ची सड़क है, बस इसी पर गाड़ी मोड़ो। गाड़ी कच्ची सड़क पर मुड़ गई और रानी अमृता आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखती रही। फिर उसने जोशी से कहा, बस यहीं गाड़ी रोक दो जोशी। जोशी ने गाड़ी रोक दी। अमृता परेशान निगाहों से चारों तरफ देख रही थी। फिर उसने जामन के कुछ दरख्तों की जानिब इशारा करते हुए कहा, देखो देखो, जामन के ये दरख्त मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। यहाँ दो दरख्त एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, देखो, है ना? मैंने और सब ने उन दरख्तों को देखा और इस बात की तस्दीक कर दी। रानी ने कहा, भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, ना तो पागल हुई हूँ ना अंधी हो गई हूँ। यही तो थी धर्मशाला,
इन्हीं दरख्तों के पीछे कहाँ गायब हो गई? अब तो नहीं है। आइए, मैंने कहा और रजब अली गाड़ी से उतर गया और रानी को साथ लेकर उस जानिब चल पड़े। बिल्कुल ठीक, ये छोटे छोटे पौधे भी यहीं थे। दरख्तों के पीछे धर्मशाला थी। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, अरे यहीं तो थी, कहाँ गई? खुदवा दी क्या किसी ने? मैं खामोशी से इतराफ का जायजा लेता रहा। आगे जाकर गहरे ढलान शुरू हो गए थे जो यहीं से नजर आ रहे थे। धर्मशाला का कहीं पता ना था, ना ही जमीन पर ऐसे निशानात मौजूद थे जिससे यह अंदाजा हो कि धर्मशाला खुदवा दी गई है। कम से कम थोड़ा बहुत हिस्सा तो साफ होना चाहिए था। रानी अमृता के अंदाज में खौफ की कैफियत बेदार हो गई। भगवान की सौगंध खाती हूँ, बिल्कुल यकीन है मुझे धर्मशाला यहीं थी, मगर अब नहीं है। भगवान, ये क्या किस्सा है? मैं सर खुजाने लगा। अब इसके लिए मैं क्या कह सकता था? रानी अमृता से गलती हो रही थी या फिर चक्कर दूसरा था? अब इस वक्त ये नहीं हो सकता था कि हम लोग धर्मशाला के सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर देते। कुछ देर सोचने के बाद मैं आगे बढ़ गया और दूर तक का जायजा लेने लगा। ढलानों का आखिरी सिरा सामने आ गया और जब मैंने ढलानों पर नजर डाली तो गहराइयों में उतरने के बाद मुझे एक वसी और रीज़ खंडरात का सिलसिला नजर आया और मैं रुककर उन्हें देखने लगा। अमृता और रजब अली भी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे पास आ गई। मैंने रानी अमृता से कहा, ये खंडरात कैसी हैं? पता नहीं, पहले कभी इधर नहीं आई, पहली बार देख रही हूँ इन्हें। आपको अंदाजा है कि आपकी ज़मीनों पर हैं? नहीं, ये हमारी ज़मीनें नहीं हैं, बल्कि किसी और ही ठाकुर का इलाका है। एक लम्हे तक कुछ सोचते रहने के बाद मैंने कहा, आप इन ढलानों से उतर सकती हैं? हाँ, क्यों? आइए ज़रा इन खंडरात का भी जायज़ा ले लें। चलो। रानी अमृता तैयार हो गई। ढलान वाकई ऐसी नहीं थी जिन पर उतरने में मुश्किल का सामना करना पड़े। हम लोग आहिस्तगी से ढलानों को अबूर करने लगे। रानी अमृता कई जगह लड़खड़ाई, लेकिन मैंने और रजब अली ने उसे हाथ का सहारा नहीं पेश किया। हिंदू औरत थी, उनके अपने रस्म रिवाज होते हैं। किसी को हाथ में हाथ देने का मकसद कुछ और होता है। ये दूसरी बात है कि मुंह के बल गिर पड़े और सारे दांत टूटकर पेट में गिर जाएं। ढलान तय हो गए और इसके बाद हम खंडरात की जानिब बढ़ने लगे। निहायत बदसूरत बदनुमा खंडरात थे। ईंटों का रंग काला हो चुका था। लखौरी ईंटों से बने हुए बड़ी बड़ी गुलाम गर्दिशें, दरवाजे टूटे फूटे ढेरों की शक्ल में मौजूद थे। दाखिले के लिए एक वसीओरीज मेहराब थी। हालांकि अतराफ की दीवारें टूटी हुई थीं और उन पर से बआसानी गुजरा जा सकता था, लेकिन ईंटों के ढेर पर चढ़कर, जबकि मेहराब के सामने का रास्ता साफ था, हम उसी से अंदर दाखिल हुए थे। खंडरात वाकई हैबतनाक थे। बड़े से बड़े दिलगुर्दे का आदमी इनमें दाखिल होकर दहशत ज़दा हो सकता था। चारों तरफ सन्नाटे चीख रहे थे और दिलों पर हैबत सवार हो रही थी। हम इसके गली कूचों और दीवारों से गुजरते रहे। ना जाने कैसी जगह थी। रानी अमृता को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन खंडरात की वुसअतें बताती थीं कि ये कोई बहुत ही बड़ा किला था जो अब ज़मीन बोस हो चुका है। जो बुर्जियां बनी हुई थीं कहीं कहीं गुंबद से नज़र आ रहे थे, लेकिन सतून उनका बोझ नहीं संभाल सके थे और ये गुंबद अब ज़मीन पर रखे हुए थे। कबूतरों की डारें जगह जगह नज़र आ रही थीं और कहीं कहीं उनकी आवाज़ें भी सुनाई दे जाती थीं। इस भयानक सन्नाटे में ये आवाज़ें बहुत खौफनाक लग रही थीं। फिर देर तक हम उन खंडरात का जायज़ा लेते रहे। कई वसी दालान भी नज़र आए थे और उन दालानों में बड़ी बड़ी चौड़ी सिलें बिछी हुई थीं। इसके अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आई। फिर अचानक ही रानी अमृता के हलक से एक दहशत भरी चीख निकल गई। बड़े से पत्थर की सिल की आड़ में उसे कुछ नज़र आ गया। वो अपने तमाम रीतो रिवाज भूलकर रजब अली के बाजू से लिपट गई और रजब अली ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। वो उधर देखो, वो। लेकिन अब मैंने भी वो जगह देख ली थी। उन दोनों को इसी आलम में छोड़कर मैं उस जानिब निकला। सिल की आड़ से एक इंसानी पाँव का पंजा निकला हुआ था। मैं दौड़कर उस तरफ पहुंचा और फिर जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मैं भी खासा परेशान हो गया। गणेश पाल सांगा था जो पत्थर के एक सिल पर लंबा लेटा हुआ था। मैंने उसे एक लम्हे में पहचान लिया, लेकिन मेरा दिल इस खौफ से धड़कने लगा कि कहीं ये गणेश पाल सांगा की लाश तो नहीं है। सबसे पहले मैंने उसके सीने पर कान रखकर उसकी सांसों की बाज़गश्त सुनी थी। दिल की हरकत मामूल के मुताबिक थी। वो बस गहरी नींद सो रहा था, जिसे बेहोशी जैसी नींद कहा जा सकता है। रजब अली भी रानी अमृता का हाथ पकड़कर मेरे करीब पहुंच गया और फिर रानी अमृता गणेश पाल को पहचान कर तमाम खौफ भूलकर उससे लिपट गईं। गणेशी, गणेशी, मेरे गणेशी। वो बुरी तरह बिलकने लगी, लेकिन गणेश पाल को होश नहीं आया।
अरे क्या हो गया इसे, क्या हो गया है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैंने रानी अमृता को संभाला और कहा, रानी जी वो सिर्फ बेहोश है, उसके दिल की धड़कनें भी मामूल पर हैं और सांसों की आमदोरफ्त भी। आप क्यों शोर मचा रही हैं? बराहे करम अपने आप को संभालिए। जीता है ना ये, जिंदा है ना ये? हाँ। मगर ये यहाँ कहाँ से आ गया? कैसे आया यहाँ तक? ये सफ़र इसने कैसे किया जबकि कोई सवारी भी नहीं है और इसके पैरों में तो जूते भी नहीं हैं? हाय, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? कितने कष्ट उठा रहा है ये। रानी कोशिश के बावजूद अपनी आहो बका पर काबू नहीं पा सकी और रोती पीटती रही। मैंने उसे बमुश्किल तमाम संभाला और इसके बाद रजब अली से कहा, रजब अली, मैं रानी जी को लेकर गाड़ी के पास जा रहा हूँ। अब यहाँ रुकना बेकार है। तुम यूं करो कि गणेश पाल को लेकर गाड़ी पर आ जाओ। रजब अली उस वक्त बड़ी शराफत के मूड में था, कोई बात ना की और आहिस्ता से बोला, आप लोग चलिए चीफ, आप कहाँ पहुँचेंगे? मैं भी आपके पीछे ही पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने जवाब दिया। साथ ही चलो ना भैया, साथ ही चलो। रानी जी आप चलिए, बराहे करम आप चलिए, जो कुछ आपसे कह रही हैं हम वो कीजिए। चलो चलो। रानी अमृता मेरे साथ चल पड़ी। अब उस वक्त मैं रानी अमृता के सिलसिले में रजब अली से ये बात नहीं कह सकता था कि हमें ये फासले तय करने से बचा ले। रजब अली ये काम कर सकता था। मैंने गणेश पाल का जो मामला उसके सुपुर्द किया था, इसकी वजह यही थी कि बिला वजह गणेश पाल के बोझ को लाद कर वहाँ नहीं जाना चाहता था। रजब अली के लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं था। जिस तरह वह मुझे पलक झपकते दूसरी जगहों पर पहुंचा दिया करता, उसी तरह गणेश पाल को गाड़ी तक पहुंचाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। हम लोग ये सफ़र तय करके ऊपर गाड़ी तक पहुंचे और फिर हम गाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि अचानक ही रजब अली हमें नजर आया। उसने कम से कम रानी अमृता के सामने किसी शोबदेबाजी का मुजाहरा नहीं किया। गणेश पाल उसके कंधे पर पड़ा हुआ था और वो चंद कदम चलकर गाड़ी तक आया। जोशी भी हैरत से चौंक पड़ा। उसने गाड़ी का रुख तब्दील कर लिया और उसके बोनट पर बैठा माहौल का जायजा ले रहा था। बामुश्किल तमाम गणेश पाल को गाड़ी में लेटाया गया। मैं और रजब अली अब जोशी के साथ ही बैठ गए। गणेश पाल का सर रानी अमृता की गोद में रखा हुआ था और वह अब भी गहरी नींद सो रहा था। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। जोशी ने भी गणेश पाल को इस हालत में पाकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी और यूं तेज रफ्तारी से सफ़र करते हुए हम बिलाखिर अमृतपाल सांगा की हवेली में पहुंच गए। हवेली में कोई ख़ास कैफियत नहीं थी। यहाँ के लोग अब इन मामूलात के आदी हो गए थे। चुनाचे खामोशी से गणेश पाल को अंदर ले जाया गया। मैं और रजब अली भी साथ ही थे। जैसे ही गणेश पाल को कमरे में उसके बिस्तर पर लिटाया गया, उसने आंखें खोल दी और हैरान निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। रानी अमृता उससे लिपट गई थी। गणेशी, गणेशी कैसा है? तू कैसा है? ठीक तो है ना? गणेश पाल उठकर बैठ गया। उसने फटी फटी निगाहों से चारों तरफ देखा और उसके चेहरे पर वही कैफियत नजर आई जो नजर आया करती थी। गोया अब वो नॉर्मल हो गया था। काफ़ी देर तक मैं और रजब अली वहाँ मौजूद रहे। गणेश पाल अब खामोश एक कुर्सी पर बैठ गया, वैसे ही गुमसुम, वैसे ही खोया खोया। रानी अमृता ने तशक्कुर भरी निगाहों से मुझे देखा और कहा, महाराज अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसका मुंह वगैरह धुलवा दूं। पता नहीं कुछ खाया पिया भी है या नहीं। आप अपने मामूलात में मसरूफ़ रहें रानी जी और इत्मीनान रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको पूरा इत्मीनान दिलाता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें। और इसके बाद मैं और रजब अली बाहर निकल आए। रजब अली खामोश मेरे साथ चल रहा था। मैंने उसे कहा, क्या कहते हो इस बारे में? चीफ, असल में इन तमाम मामलात से थोड़ी बहुत वाकफियत मुझे आपके साथ रहकर हो गई है। ये भूतों और प्रेतों का क्या खेल होता है, इसके बारे में आप यकीन करें मुझे तफसीलात मालूम नहीं हैं। अब आप जैसे भी मुनासिब समझें, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। इन तमाम वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए तुम्हारे अपने जहन में कोई बात आती है? नो चीफ, सॉरी, वेरी सॉरी। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह चुका हूँ कि इन वाक़यात से मुझे कोई वाकफियत नहीं है। हाँ, वो जो माजी में गुजरा है अलग कैफियत रखता था और उस पर मैंने आपके नुक्ता निगाह से गौर करके काम किया था। वैसे सोचते हैं चीफ, उसके बाद मुनासिब फ़ैसला कर लेंगे। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। अमृतपाल सांगा गालिबन दूसरी रात को आए, क्योंकि सुबह ही उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्हें गुजरे हुए वाक़यात का पता चल गया था। उन्होंने मुझसे बातें करते हुए कहा था, यह बड़ा अनोखा वाक़या है। दुर्गापुर के रास्ते के उन खंडरात के बारे में रानी अमृता नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ये तुलसी नगर के खंडरात हैं। तुलसी नगर ज़माने कदीम में यहीं आया हुआ था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तुलसी नगर के ये खंडरात बहुत पहले से ढलानों में बिखरे हुए हैं
और जगतपाल के इलाके में आती हैं, लेकिन धर्मशाला का गायब हो जाना एक नाकाबिल यकीन बात है। उन्होंने ये भी बताया कि धर्मशाला के बारे में उन्हें खुद भी कोई इल्म नहीं था, इसलिए दावे से नहीं कह सकते कि रानी अमृता ने सही जगह की निशानदेही की थी। अलबत्ता उन खंडरात में गणेश पाल का पाया जाना ताज्जुब है। इसका मतलब है कि वो जब भी गायब होता है वहीं होता है, और फिर इतना फासला तय करके वो किस तरह वहां पहुंचता है, ये बात किसी की समझ में नहीं आई। अलबत्ता तन्हाई में मैंने रजब अली से कहा, इसका मतलब है कि केकावती जो कोई भी है उसका ताल्लुक उन खंडरात से ज़रूर है। रजब अली, हमें फिर कभी उन खंडरात का जायज़ा लेना होगा। अभी चलें चीफ। रजब अली तो था ही मज़े की चीज़। मैंने गर्दन झटकते हुए कहा, नहीं यार, ज़रा इत्मीनान से काम करते हैं, हम कौन सी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। रजब अली खामोश हो गया। उसी दिन दोपहर के बाद अचानक ही एक नई कहानी का आगाज़ हो गया। हम लोग अनेक्सी में अपने कमरे में थे। खिड़की से रजब अली बाहर देख रहा था कि अचानक उसने कहा, चीफ ज़रा देखना, कोई गिरोह हमलावर हुआ है शायद। मैं उसके अल्फाज पर चौंक कर खिड़की तक आ गया। गाड़ियां अंदर दाखिल हुई थीं। उन पर जमी हुई गर्द ये बताती थी कि तवील फासला तय करके ये गाड़ी यहाँ तक पहुंची है। गाड़ियों से बहुत से नौजवान नीचे उतरे। उनकी तादाद 14-15 के करीब थी। वो नीचे उतरकर अपने जिस्म पर पड़ी हुई गर्द झाड़ने लगे। मैं खुद भी हैरान था कि ये कौन हो सकते हैं। फिर वो सब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए दाएं सिमत के दरख्तों की छांव में चले गए। उनमें से एक नौजवान जो खासा तनोमंद था, बेतकल्लुफी से आगे बढ़ता हुआ असल इमारत में दाखिल हो गया। मैं और रजब अली ना समझने वाले अंदाज में उधर देखते रहे। गाड़ियां बेतरतीबी से खड़ी हुई थीं। उनकी तादाद 5 के करीब थी। सारी की सारी अच्छी गाड़ियां थीं। थोड़ी देर के बाद मैंने रानी अमृता और अमृतपाल सांगा को माँ रजनी, निशा और सरिता के बाहर आते हुए देखा। नौजवान मुस्कुराता हुआ उनके साथ चल रहा था। फिर वो उनके करीब पहुंच गया। अमृतपाल सांगा ने उन सब से हाथ मिलाए। उन्होंने हाथ जोड़कर रानी अमृता को प्रणाम किया। मैंने रजब अली से कहा, कोई दिलचस्प ही मामला मालूम होता है। वो लोग चंद लम्हात बातें करते रहे। फिर उनका रुख अनेक्सी ही की जानिब हो गया। मेहमान लगते हैं चीफ। हाँ। और अनेक्सी की तरफ आ रहे हैं। हाँ। अगर ये लोग यहाँ रहे तो हमारा यहाँ रहना मुनासिब होगा। कोई हर्ज भी नहीं है। चीफ, आपको पता है कि मेरी आदत क्या है। अभी ज़रा एहतियात करना, कोई फजूल हरकत नहीं होनी चाहिए। पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ। कोई ज़्यादती सी ज़्यादती है चीफ आपकी। रजब अली, मैं खामोशी से यहाँ से निकल चलूँगा, इस बात का ख्याल रखना। ये तो सब बाद में फ़ैसला होगा चीफ, फ़िलहाल उन्हें आने दो। क्या अनेक्सी में इतने कमरे मौजूद हैं कि ये सब यहाँ क्याम कर सकें? मेरा ख्याल है नीचे की मंजिल में काफ़ी गुंजाइश है, मैंने जवाब दिया। इतनी देर में वो सब अनेक्सी में दाखिल हो चुके थे। अनेक्सी के निचले हिस्से में भी जो कमरे मौजूद थे उनमें मेहमानों के लिए आसाइशी फर्नीचर मौजूद था। उन लोगों को उन कमरों में मुंतकिल कर दिया गया। रजनी और निशा भी वहीं थीं। रजब अली अलबत्ता बल खा रहा था। न जाने उसके जहन में क्या क्या ख्यालात रखसा थे। थोड़ी ही देर के बाद अमृतपाल सांगा मेरे पास पहुंच गया। हमने उसे खुशामदीद कहा। अमृतपाल सांगा कहने लगे, महाराज, आपको अचानक ही नीचे से बहुत सी आवाज़ें सुनाई दी होंगी। हाँ, हमने कुछ लोगों को आते देखा है। कौन है वो? दरअसल चेतन आया है। चेतन कौन है? मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई स्वर्गवासी हरिपाल सांगा का बेटा। ओ, कहाँ से आया है? दिल्ली में पढ़ता है, वहीं हॉस्टल में रहता है। क्रिकेट का कौमी टीम का खिलाड़ी है। अपनी टीम के साथ यहाँ आया है। क्या आपको पहले से उसकी आमद के बारे में मालूम था? नहीं, बस अचानक ही आ गया है। बड़ा मनमौजी है, मगर बड़ा अच्छा लड़का है। मुझे उससे अपने बेटों ही की तरह प्यार है। कितने अरसे के बाद आया है? कोई 5 महीने के बाद। महाराज, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ हाँ, बेधड़क कहिए, बेतकल्लुफी से कहिए। ये लौंडे वाले हैं। अगर आपको यहाँ इनके साथ रहने में तकलीफ हो तो आप हवेली के अंदरूनी हिस्से में चले आइए। कोई गैरत की बात तो नहीं है। अगर आप अपने तौर पर बाहर आना जाना चाहते हैं तो हवेली के पिछले हिस्से में बहुत बड़ा कमरा मौजूद है। उसका दरवाज़ा पिछले हिस्से ही में खुलता है। बाहर के रास्ते से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। असल में यूनिवर्सिटी के लड़के वाले हैं, शोर मचाएंगे, आपको तकलीफ होगी। मैं जानता हूं कि आप इस तरह रहना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप ज़रूरी समझते हैं अमृतपाल जी, तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इन लोगों को अनेक्सी के अलावा और कहीं नहीं ठहराया जा सकता। आप तो घर के हैं महाराज, ये बाहर के लोग हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो क्या ये क्रिकेट की पूरी कौमी टीम है? नहीं, ये यूनिवर्सिटी की टीम है, जिसका कप्तान चेतन ही है, और वो यहाँ टीम को प्रैक्टिस कराने लाया है। इन लोगों के ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रही हैं,
ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हमारा क्या है, जहाँ रात बसर करने की गुंजाइश हो। नहीं महाराज, आप चलकर तो देखें, बड़ी आसानी होगी आपको वहाँ रहने में। तो फिर ठीक है, आइए इन लोगों से आपका तारुफ करा दिया जाए। अभी नहीं, बाद में सही। हम अनेक्सी के पिछले रास्ते से नीचे उतर जाते हैं। आप हमें हमारा कमरा दिखा दीजिए। रजब अली ने भी गालिबन मेरी इस बात को पसंद किया था। वो इन लड़कों के साथ नहीं रहना चाहता था। चुनाचे हम खामोशी से पिछले रास्ते से बाहर उतर गए और पीछे ही पीछे चलते हुए हवेली के पिछले हिस्से में आ गए। ये इलाका हमने पहले भी देखा हुआ था और पिछला रास्ता मेरे इल्म में था। जिस कमरे में हमें मुंतकिल किया गया वो अनेक्सी के कमरे से बहुत शानदार था। निहायत आला दर्जे का फर्नीचर, हर शय खूबसूरती से आराज था। गोया रहने के लिए ये बुरी जगह नहीं थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि हवेली के बैरूनी हिस्से से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, एक राहदारी अंदरूनी कमरों से गुजरती हुई उसे हवेली के अंदरूनी हिस्सों से मिला देती थी, लेकिन उसके इख्तिताम पर भी एक बड़ा दरवाज़ा था जिसे अगर बंद कर दिया जाता तो पिछले हिस्से का राब्ता सामने के हिस्से से बिल्कुल मुनक़ता हो सकता था। चुनाचे मैंने इस जगह को पसंद किया और अमृतपाल सांगा जब इस बात से मुतमईन हो गए कि यहाँ रहने में हमें कोई आर नहीं है तो हमसे इजाज़त लेकर चले गए। रजब अली ने नथने फुलाते हुए कहा, चीफ, अनेक्सी तो उनके कब्जे में पहुंच गई, बाकी यहाँ उनकी आमद से खासी तब्दीलियाँ होंगी। लेकिन अगर रजनी और निशा के मसले में कोई गड़बड़ हुई तो फिर चीफ आप मुझे इजाज़त ज़रूर दे दीजिएगा। यहाँ मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं कीजिएगा। अबे रजनी और निशा क्या तेरी मलकियत हैं? कम अज़ कम उस वक्त तक चीफ जब तक कि हम यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद जब तुम यहाँ से निकलने का फ़ैसला कर लोगे तो मैं उन्हें भी भूल जाऊँगा। और तुम ये देख चुके हो चीफ कि तफरी के अलावा मैं और कुछ नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, मगर कोई बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं होगी। तू समझता क्यों नहीं रजब अली? हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए हैं उसकी तकमील कर लें, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस दौरान हमें यहाँ अपना बुरा तासुर छोड़ने की क्या ज़रूरत है? यू मीन बैड इम्प्रेशन? बस बस फजूल बातों से गुरेज करो। वैसे मुझे एक बात पर हैरत है। क्या चीफ? अमृतपाल सांगा जी इतनी यात्राएं कर आए, इतनी परेशानियों का शिकार रहे, और चेतन पाल सांगा जो उनके बड़े भाई का बेटा है इन तमाम मामलात से बिल्कुल गैर मुतल्लिक है। कम अज़ कम उनकी मदद तक के लिए या उनकी ढारस तक के लिए यहाँ नहीं आया। आप देख लीजिए चीफ, कितना नामाकूल लड़का है। रजब अली ने कहा और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, तूने तो अभी से रकाबत का इजहार करना शुरू कर दिया। अमा चीफ, तुम्हारी दुनिया के हालात बखूबी समझता रहा हूँ। ये चचाजाद, तायाजाद और मामूजाद जो हुआ करते हैं ये लड़कियों के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि चीफ इन्हें घरों में आसानियाँ हासिल होती हैं। अब अगर चेतन पाल, रजनी, निशा या सरिता से कोई चक्कर चलाता है तो तुम खुद सोचो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरे हलक से कह कहा निकल गया। मैंने फिर कहा, रजब अली वो तेरी मलकियत तो नहीं है, और फिर सरिता का नाम भी ले रहा है तू। आखिर रजनी और निशा की बहन है। मैं ख्याल नहीं रखूँगा उसका तो और कौन रखेगा? नहीं रजब अली प्लीज़ देखो, एहतियात बरतना। रजब अली का मूड एकदम बदल गया। कहने लगा, चीफ इंग्लिश में जो भी दरख्वास्त करोगे मंजूर कर ली जाएगी, बड़ा अच्छा तरीका होता है। तो अंग्रेज़ी से तुझे इतनी रगबत हो गई? तुम्हारी ही दुनिया का दस्तूर है, कोई गधा भी अंग्रेज़ी बोलने लगे तो दूसरे उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। आई एम सॉरी चीफ, ये अल्फाज मैंने तुम्हारे लिए नहीं अदा किए, मैं दूसरों के बारे में कह रहा हूँ। मैं हंसता रहा। यहाँ के मामूलात खासे दिलचस्प थे। चेतन का किरदार भी मेरे लिए काफ़ी दिलचस्प था और मैं चेतन का जायज़ा भी लेना चाहता था। अमृतपाल सांगा ने शाम को 5 बजे हवेली के बगली हिस्से के बड़े लॉन पर चेतन से हम दोनों का तारुफ कराया। चाय की मेज़ सजी हुई थी, चाय की प्यालियाँ और बिस्किट वगैरह रखे हुए थे। घर की बनी हुई दूसरी चीज़ें भी थीं। हम लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त हुआ करता था। जब हम दोनों बुलाने पर वहाँ पहुँचे तो चेतन और उसके साथियों ने हमें बगौर देखा। चेतन ने कहा, ये कौन लोग हैं चाचा जी? हमारे मेहमान हैं दीपक और सुनील। मेरा मतलब है क्या, कारोबारी मेहमान? बस ये समझ लो अपने ही बच्चे हैं। अरे इससे पहले मैंने आपके ये बच्चे नहीं देखे। खैर, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई मिस्टर दीपक और मिस्टर सुनील। चेतन ने भी हम दोनों से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता मैंने उसकी आंखों में एक तेज चमक देखी, जैसे वो हमारा जायज़ा लेना चाहता हो। बहुत ज़्यादा सेहतमंद नौजवान था और चेहरे से काफ़ी चुस्त व चालाक नजर आता था। चाय का दौर शुरू हुआ। वो लोग कह लगाते रहे, बड़े सरकश थे, किसी का अदब लिहाज ना करने वाले, बेतुके मजाक भी कर रहे थे। निशा और रजनी उनकी बातों पर हंस रही थीं, लेकिन सरिता बिल्कुल संजीदा थी। काफ़ी देर उनके साथ नशिस्त रही। फिर हम दोनों ने इजाज़त तलब कर ली।
हम वहां से टहलते हुए हवेली के बाहर निकल आए। रजब अली ने कहा, क्या चेतन को ये बात नहीं बताई गई कि गणेश की क्या हालत है? मेरे ख्याल में जरूर बताया गया होगा। क्या चाय की मेज पर गणेश की गैर मौजूदगी चेतन ने महसूस नहीं की होगी? कैसा आदमी लगता है चीफ, अच्छा खासा है। और वो दोनों, आप देख रहे थे चीफ, दोनों ही उन्हें देखकर हंस रही थीं। ऐसा लगता था जैसे एक लम्हे में उन्होंने हमें फरामोश कर दिया हो। रजब अली, अहमक मत बनो, हमारा उनसे वास्ता ही क्या, और फिर चेतन उनका कज़न है और हम। रजब अली ने कहा। मैं हंसने लगा। मैंने जवाब दिया, इसका फैसला तुम खुद कर लो। फैसला? रजब अली तंजिया लहजे में बोला और इसके बाद खामोश हो गया। लेकिन मैंने उसके लहजे में एक चैलेंज महसूस किया। मैंने उसे घूर कर कहा, रजब अली, अब बार बार मैं तुमसे इसकी दरख्वास्त नहीं करूंगा कि अपने आप को काबू में रखना। हम किसी गड़बड़ में पड़ने की बजाय यहाँ से चले जाना बेहतर समझते हैं। और फिर तुम खुद अंदाज़ा लगा चुके हो चेतन की यहाँ क्या पोजीशन है। मेरे ख्याल में अमृतपाल सांगा को भी इस बात पर एतराज़ नहीं है कि उसके घर के इतने बुरे हवाल होने के बावजूद चेतन अपनी टीम के साथ यहाँ आ गया है या इन मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। अमा चीफ, कह तो दिया तुम्हें, कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे ये किरदार कुछ उलझा उलझा सा नहीं है, होगा, तुम इन चक्रों में मत पड़ो। ओके चीफ, लेकिन रजनी और निशा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अबे जिन्नों में भी इस तरह रकाबत का जज्बा होता है, मुझे नहीं मालूम था। मैंने हंसते हुए कहा और रजब अली बुरा समूह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। सख्त झिल्लाया हुआ था, लेकिन उसे कंट्रोल करना ज़रूरी था। मुझे खुद भी अंदाज़ा हो गया था कि अमृतपाल सांगा चेतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। पता नहीं बड़े भाई की औलाद का क्या मामला था। हाँ, अगर चेतन इस सिलसिले में कोई अहम किरदार निकला तो फिर ज़रा उसकी खबर लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहरहाल एक तरह से ये सोचा जा सकता था कि चेतन के मुफादात गणेशपाल सांगा के मुफादात से टकराते थे और गणेशपाल सांगा की इस कैफियत से चेतन को फ़ायदा हासिल हो सकता था। लेकिन इस बात को मुकम्मल तौर से जहन में ही रखना था, किसी पर गौर करने की बजाय ये गौर करना ज़्यादा मुनासिब था कि धर्मशाला कहाँ गायब हो गई और गणेशपाल उन खंडरात में क्यों नजर आया। अगर वो मुअम्मा हल हो जाए तो उसके बाद देखा जाएगा कि इसके पसे पर्दा कौन सी शख्सियत बरामद होती है। ये सूरत हाल थी। बहुत देर तक मैं और रजब अली बाहर टहलते रहे। चेतन और उसकी टीम की आमद के बाद कम अज़ कम आज के दिन हमारी अहमियत वाकई कम हो गई थी। ना तो रजनी और निशा इस तरफ आई, ना ही अमृतपाल सांगा से कोई बाकायदा मुलाकात हुई। रात का खाना हम लोगों ने हस्बे मामूल अपने कमरे में ही खाया और आराम करने लेट गए। रात पुरसकून गुजरी। दूसरी सुबह रजब अली के लाए हुए नाश्ते से फरागत हासिल करके हम दोनों टहलते हुए बाहर निकल आए। रजब अली ने कहा, चीफ, मुझे इजाज़त दोगे? हाँ जाओ। मुझे अंदाज़ा है कि तुम रजनी और निशा के आसपास मंडलाते रहते होगे, लेकिन ख्याल रखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। रजब अली ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं चहलकदमी के लिए हवेली के अकबी हिस्से से बाहर निकल आया। फिर अचानक ही मुझे बहुत सी आवाज़ें सुनाई दीं। दूसरी तरफ मुड़कर देखा तो चेतन की पूरी टीम जॉगिंग कर रही थी। हवेली का अहाता इतना वसी था कि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। चेतन भी उन्हीं में था और इत्तफाक से जब मैं सामने पहुंचा तो वो दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा था। मेरे करीब पहुंचकर उसने हाथ हिलाया। हेलो दीपक, मैंने तुम्हारा सही नाम लिया है। तुम्हारे दूसरे साथी का नाम सुनील है ना? हाँ मिस्टर चेतन, तुम्हारे बारे में बड़ी दिलचस्प बातें मालूम हुई हैं मुझे। वैसे बॉस, क्या किस्सा है? ये बात हमें नहीं बताओगे? मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और कहा, आपकी जॉगिंग डिस्टर्ब हो रही है मिस्टर चेतन। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, आओ थोड़ी सी बातें करें। दूसरा कहाँ है? वो ज़रा लंबी जॉगिंग करता है, मैंने जवाब दिया और चेतन हंस पड़ा। फिर बोला, वैसे मॉडर्न दौर में दर हकीकत हर चीज़ को मॉडर्न हो जाना चाहिए। तुम भी मुझे प्रोफेशनल साधु मालूम होते हो। आई एम सॉरी, मेरे मन में जो कुछ आता है मैं उसे कहने से गुरेज नहीं करता। आओ ज़रा उधर बैठकर बातें करते हैं। उसने एक अकबी बेंच की जानिब इशारा करते हुए कहा। मैं उसके साथ चल पड़ा तो वो रास्ते में बोला, अब देखो ना, नाई हेयर ड्रेसर बन गए, धोबी ड्राई क्लीनर्स बन गए। हर शख्स ने मॉडर्न नाम इख्तियार कर लिया है और मॉडर्न तरीकाकार भी। ये साधु संत पुराने ही स्टाइल में चल रहे थे, मगर तुमने स्टाइल बदल कर एक नया कदम उठाया है। इस वक्त हर चीज़ प्रोफेशनल हो गई है। ये जादू मंत्र का कारोबार भी बहुत पुराना है। मंदिरों में ब्राह्मण पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, बाहर तुम जैसे लोग भी भूत प्रेत उतारते हो, लेकिन कम अज़ कम तुम्हारे अंदर ये इनफरादियत है कि तुमने भेस नहीं बदला। वरना भूत प्रेत उतारने वाले आमतौर से अपना डिज़ाइन बदल लेते हैं। लंबे लंबे जट्टाओं जैसे बाल, पेट तक बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबी लंबी मूंछें, बड़े बड़े बाल
अब ज़रूरी तो नहीं है कि भूत इसी हुलिये को देखकर भागे, मॉडर्न संत भी तो हो सकते हैं। वेल डन माय डियर दीपक। वो बेंच पर बैठ गया, मैं भी मुस्कुराता हुआ उसके साथ ही बैठ गया था। इसका मतलब है कि तुमने मेरे बारे में खासी छानबीन की है। हाँ, असल में मैं ज़रा मुख्तलिफ आदमी हूँ, हर चीज़ की छानबीन करता हूँ। पेट के लिए भाग दौड़ करना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर बुरा ना मानो तो दिल की एक बात कहूँ। ज़रूर, मैंने मुस्कुराकर कहा। इंसान की मुसरतों को ज़रिए आमदनी ना बनाया जाए तो बेहतर होता है। मुश्किलात में फंसे हुए लोगों की बेबसी से अगर फ़ायदा उठाया जाए तो मेरे ख्याल में दुख की बात है। आई एम सॉरी माय डियर, मुझे माफ़ करना। तुम ये कहना चाहते हो चेतन कि अगर हमने अमृतपाल सांगा जी के यहाँ रिहाइश इख्तियार की है और उनकी परेशानियों में मदद देने का वादा किया है तो ये हमारी चालबाजी है। हम उनसे माली फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। ये तो सामने की बात है। अच्छा ये बताओ डियर कि ये मालूमात तुमने किससे हासिल की हैं? क्या अमृतपाल सांगा जी से? नहीं, अभी उनसे बात नहीं हुई। मैंने पहले तुम्हारा जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है, इसके बाद उनसे बात करूँगा। तो ये मालूमात तुम्हें किसने फराहम की हैं? क्या ये जानना ज़रूरी है? अभी तो रजनी और निशा से बात हुई है। क्या बताया उन्होंने? यही कि चाचा जी गणेश पाल को लेकर यात्राओं पर निकले थे और रास्ते में तुम मिल गए उन्हें। तुम लोग बड़े एडवांस साधु हो, बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हो। चाचा जी को तो फंसना ही था क्योंकि बेचारे मुसीबत में फंसे हुए हैं। गुड। वैसे यहाँ तक तुम्हारी इतलात बिल्कुल दुरुस्त हैं चेतन। इससे आगे रजनी और निशा ने तुम्हें यह नहीं बताया कि हमने अमृतपाल जी के यहाँ खाना पीना तक कबूल नहीं किया? बताया है। तुम ना डिनर पर थे और सुबह को भी तुम्हें नहीं देखा। रजनी वगैरह ने यह बात बताई है, मगर मेरी जान, इस किस्म के ड्रामे तो शख्सियतों को नुमाया करते हैं। अच्छा चेतन, चलो एक वादा है तुमसे, गणेश पाल सांगा की कैफियत दुरुस्त हो या ना हो, अगर कभी तुम्हें यह मालूम हो कि हमने अमृतपाल सांगा से एक पैसे का भी फ़ायदा उठाया है तो फिर तुम हमें मुजरिम करार देने में हक बजानिब होगे। चेतन मेरी सूरत देखता रहा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत उभर आई। उसने आहिस्ता से कहा, लड़कियों के चक्कर में आए हो? उसके इस सवाल पर मैंने चौंक कर उसे देखा तो चेतन आहिस्ता से बोला, देखो मैं इस खानदान का एक फ़र्द हूँ, एक फ़र्द ही नहीं बल्कि ये सब मेरा खून है। रजनी, निशा से रीता मेरी माँ के पेट से नहीं पैदा हुई, लेकिन मेरे बाप का खून उनकी रगों में शामिल है। मेरे लिए वो सगी बहनें हैं और बहनों का तहफ़्फ़ुज़ भाइयों पर फ़र्ज़ होता है। अगर तुम्हारी आंखों में ज़रा भी मैल देखा मैंने तो मुझे मुआफ़ करना, आंखें निकाल कर हथेली पर रख दूंगा। बस, या कुछ और भी कहना चाहते हो? अगर मज़ीद गुस्से का इजहार करना चाहते हो तो वो भी कर लो, मैं तुम्हारी बातें गौर से सुन रहा हूँ। मैंने किसी कदर सर्द लहजे में कहा। यह गुस्सा नहीं है दोस्त, चेतावनी है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा, आगे कहो। तो फिर यहाँ क्यों झक मार रहे हो? संत हो तुम, साधु हो? तुम्हें हमारे यहाँ होना नागुज़ीर गुजरा है। वजह पता चल जाए तो बिल्कुल नागवार नहीं होगा। खैर, वजह भी बता दी जाएगी। अब जब तुमने इस खानदान से इतनी मोहब्बतों का इजहार किया है चेतन, तो ज़रा ये बताओ कि क्या बहनों से तुम सगे भाइयों जैसा सलूक करते हो? गणेश से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? असूली तौर पर तुम्हें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, ना ही मैं तुम्हें यह जवाब देने का पाबंद हूँ। नहीं दोस्त, गुफ्तगू का ये तरीका गैर मुनासिब है। कम अज़ कम तुम्हें इस बात का इल्म हुआ है कि हम लोग यहाँ गणेश के सिलसिले में आए हैं। गणेश की बेहतरी के लिए अगर तुम हमसे ताउन करो तो मेरे ख्याल में ये बात अच्छी होगी। मगर मैंने तो तुम्हें साधु की हैसियत से तस्लीम ही नहीं किया, तो फिर कम अज़ कम तुम खुद हमें ये बता दो कि तुम हमें क्या समझते हो। मैंने कहा, अभी कुछ नहीं समझता, लेकिन गौर करूँगा और सोचूंगा और उसके बाद फैसला करूँगा। ओके, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता था कि इत्तफाक से मैं आ गया हूँ। अगर कोई हरकत करना चाहते हो तो उससे गुरेज करना, वरना नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। चेतन अपनी जगह से उठा और जॉगिंग करता हुआ दूर निकल गया। मैं वहीं बेंच पर बैठा बैठा उसका जायजा लेता रहा। दिल ही दिल में मैंने हंसते हुए कहा कि माय डियर मिस्टर चेतन, मैं अगर चाहूँ तो इस वक्त तुम बकरे की बोली बोलते हुए चारों हाथों और पैरों के साथ जॉगिंग शुरू कर दो, लेकिन अभी नहीं। जल्दी क्या है, तुम्हें अभी टटोल लेंगे। शुक्र था कि रजब अली इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था। मैंने तो चेतन की बकवास बर्दाश्त कर ली थी, रजब अली के लिए मुश्किल काम होता। काफ़ी सरकश नौजवान लगता था, लेकिन एक एहसास ज़रूर हुआ कि इस किस्म के लोग अंदर से बुरे नहीं होते, और अगर बुरे होते हैं तो फिर बहुत ही बुरे होते हैं। और शायद चेतन अंदर का बुरा आदमी नहीं था, वरना रजनी वगैरह को भरे मुंह से बहन कहने से गुरेज करता। कम अज़ कम रजब अली का ये ख्याल तो गलत निकला कि रजनी और निशा चेतन को लगावट की निगाह से देखती होंगी। यहाँ जज्बे ज़रा मुख्तलिफ निकले थे, और फिर मैं तो इस सिलसिले में ज़रा भी मुत्तफिक नहीं था।
किसी भी जगह जज्बात की शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ निकल सकती है। लड़के और लड़कियों को देखकर सिर्फ ये तसव्वुर नहीं कर लेना चाहिए कि उनके दरमियान लगावटों का कोई रिश्ता होगा। वो लोग जॉगिंग करते रहे और मैं ये सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर जब वो अपने काम से फारिग हो गए तो मैं भी वापस अपने कमरे में ही आ गया। अभी पहुंचे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अमृतपाल सांगा मेरे पास आए और कहने लगे, यहाँ कर कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई महाराज? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। गणेश की क्या कैफियत है? वही जो पहले थी। एक दो बातें और पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ ज़रूर। असल में क्या करूँ भाई, ये जीवन है ही ससरा ऐसी चीज़, मन पर कितने ही बोझ हों लेकिन दुनियादारी भी करनी ही पड़ती है। फिर जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए। समझ में नहीं आता कि कारोबार ठप करके फेंक दूँ या घर की देखभाल करूँ या फिर अपने आप को इन मुश्किलों का आदी बना लूँ। खैर, आप कुछ पूछ रहे थे। सिर्फ 1-2 सवालात हैं। क्या चेतन को गणेश पाल के बारे में मालूम है? हाँ, पता है उसे। इसके बावजूद वो अपनी टीम को लेकर यहाँ आ गया। हाँ, ज़रा अलग मिजाज का लड़का है, किसी बात को बहुत ज़्यादा गहराइयों में नहीं लेता। मगर तुम उसकी तरफ से दिल खराब मत करो। अगर ज़रूरत पड़े तो वो इस घराने के लिए जान दे देगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने इन्हीं चंद अल्फाज में चेतन के बारे में अमृतपाल सांगा के जज्बात का अंदाज़ा लगा लिया। चुनाचे इससे ज़्यादा मैंने उनसे कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। अमृतपाल सांगा ने कहा, जो वाक़या पेश आया है उसने मुझे और परेशान कर दिया है। मैं उन खंडरात की बात कर रहा हूँ। भैया, मजबूरन जा रहा हूँ, ज़रा ख्याल रखना, तुम्हारी मेहरबानी होगी। आप फिक्र न करें सांगा जी, इत्मीनान से जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाएं। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया और वो चले गए। रजनी और निशा ने वाकई एकदम अलहदगी इख्तियार कर ली। सरिता तो वैसे भी ज़्यादा हमारे पास नहीं आती जाती थी। रूपपाल के वाक़े के बाद से अब तक उससे कोई तफसीली मुलाकात नहीं हुई, हालांकि उसने अहम जिम्मेदारी मुझे सौंपती थी। सूरत हाल में इससे ज़्यादा तेज़ी नहीं लाई जा सकती थी। पहले ज़रा ये इल्म तो हो जाए कि असल चक्कर क्या है। वैसे चेतन के बारे में मेरा अंदाज़ा यही था कि वो इन मामलात में बहुत ज़्यादा मुलव्विस नहीं है, लेकिन हम लोगों पर शुबा भी कर रहा है। फिर दिन के कोई 11:15 बजे के करीब मुझे हवेली के अकबी हिस्से में शोर शराबे की आवाज़ें सुनाई दी तो मैं हैरानी से बाहर निकल आया। फिर हवेली के उस अकबी दरवाजे से ही बाहर निकल आया जो हमारे आने जाने के लिए मखसूस कर दिया गया था और जिसके बारे में अमृतपाल ने कहा था कि हम इसे आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हवेली के अकबी हिस्से में एक इंतहाई वसी मैदान था, स्पाट और हमवार। बहुत दूर जाकर इस मैदान के बाद मकानात का सिलसिला शुरू होता था। चेतन की टीम उस मैदान में क्रिकेट खेल रही थी और शोर शराबा वही लोग कर रहे थे। आसपास की आबादियों से भी लोग आ गए थे और बहुत फासले पर बैठे हुए क्रिकेट का खेल देख रहे थे। यहाँ मैंने रजनी और निशा को भी देखा और तो और सरिता देवी भी मौजूद थी जो दोनों बहनों के पास बैठी हुई थी। उन्हीं के करीब मैंने अपने प्यारे दोस्त रजब अली को भी देखा। बैठे हुए फटी फटी आंखों से क्रिकेट का खेल देख रहे थे। मैं भी उसी जानिब बढ़ गया। निशा और रजनी ने मुझे देखा तो जोर जोर से हाथ हिलाए और मैं उनके करीब पहुंच गया। रजनी हंसकर बोली, आइए ना दीपक महाराज, मनुष्य को जीवन में कभी कभी तब्दीलियां भी करनी चाहिए। आपने अपने आप को बिल्कुल ही सन्यासी बना लिया है और सन्यास लेकर कमरे में घुसकर बैठ गई हैं। क्या हो रहा है? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। क्रिकेट, निशा ने कहा और हंस पड़ी। बहुत खूब, आप क्रिकेट के बारे में कुछ जानते हैं दीपक महाराज? नहीं? आइए तो फिर बैठिए। देखिए, सुनील जी तो सचमुच इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बड़ी हैरत से पूछ रहे थे कि ये लोग क्या कर रही हैं, क्या इनके दरमियान जंग शुरू होने वाली है। वो गेंद बल्ले को भी नहीं जानते। जब बॉलर गेंद फेंकता है तो वो इस तरह देखते हैं जैसे गेंद बैट्समैन के सर पर मारी जा रही है। कहते हैं ये खेल उन्हें बड़ा पसंद आया है। मैंने रजब अली की तरफ देखा। चेहरा मुनासिब ही था, यानी वो किसी खास एहसास का शिकार नजर नहीं आ रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। रजब अली मुस्कुराने लगा, फिर बोला, नहीं चीफ, गलतफहमी थी। लड़कियां तो उसे सगे भाई का दर्जा देती हैं। हो सकता है 3 में किसी से मुतासिर हों। वो नहीं है चीफ, मैं मालूमात कर चुका हूँ, लेकिन वो गधा हम पर जुमले कस गया है। कौन? मैंने सवाल किया। चेतन महाराज। रजब अली तंजिया लहजे में बोला, क्या कह रहा था? कह रहा था, सन्यासी बाबा आप यहाँ क्यों निकल आए? गेंद वेंद लग गई तो सर फूट जाएगा, ये आपका खेल नहीं है। ये कहकर चला गया है चीफ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे इन अल्फाज का क्या जवाब दूँ। मैं खामोशी से खेल देखने लगा। चेतन समेत शहर से आने वाले लड़कों की तादाद 16 थी। 6 मुलाजमों को हवेली से हासिल किया गया और 3-3 दोनों टीमों में बांट दिए गए।
बेचारों को फील्डिंग पर लगा दिया गया और वह भाग भाग कर गेंदें पकड़ते फिर रहे थे। उनकी बुरी हालत नजर आ रही थी और उनकी इस भाग दौड़ पर कहकहे भी लगाए जा रहे थे। बाकी लोग वाकई बड़ी उम्दगी से खेल रहे थे। उस वक्त चेतन की टीम बैटिंग कर रही थी और विकेट पर 2 नौजवान बल्ले हाथों में थामे खड़े हुए थे। फिर मुखालिफ टीम का एक मुलाजिम पेट में दर्द का बहाना करके भाग गया और मुखालिफ टीम जो फील्डिंग कर रही थी 10 अफराद पर रह गई। थोड़ी देर के लिए खेल रुक गया और वो लोग आपस में बात करने लगे। अचानक रजब अली ने कहा, चीफ, इतनी देर से मैं ये खेल देख रहा हूँ। एक आदमी गेंद फेंकता है, दूसरा उस गेंद पर डंडा मारता है, बाकी लोग उस गेंद को पकड़ते हैं। कुछ समझ में आ गया है, मैं खेल लूँ। क्रिकेट खेलोगे? चीफ, इंसान तो हूँ, खेल लेने दो ना। तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ। फिर चेतन पानी पीने के लिए इस तरफ आया था। मैंने चेतन से कहा, मिस्टर चेतन, हम मॉडर्न साधु तुम्हारे खेल को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं, बल्कि उसमें हिस्सा भी लेना चाहते हैं। वेलकम वेलकम, लेकिन सिर्फ एक आदमी की गुंजाइश है और वो भी मेरी मुखालिफ टीम में। तो फिर सुनील को अपने साथ खिला लो। आइए मिस्टर सुनील, ज़रा अपनी दुनिया से भी निकल कर देख लीजिए कि क्रिकेट क्या चीज़ होती है। थैंक यू मिस्टर चेतन, थैंक यू वेरी मच। सुनील फौरन ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। रजनी और निशा तालियां बजाने लगी थीं। चेतन ने दूसरी टीम के कप्तान से बात की और पेट के दर्द का बहाना करके भागते हुए मुलाजिम की जगह रजब अली को ले लिया गया। उसे बाउंड्री के पास फील्डिंग पर लगा दिया गया और यह बता दिया गया था कि अगर गेंद ज़मीन को छुए बगैर उसकी जानिब आए तो उसे लपकने की कोशिश करे और अगर किसी और सिमत जाए तो भागकर उसे पकड़ ले। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। रजब अली को चेतन की टीम के खिलाफ कारकर्दगी दिखाने का मौका मिला था। गो वो क्रिकेट की अलिफ बे भी नहीं जानता था, लेकिन जितना उसे बता दिया गया था अब उसमें कुछ दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। मैं दिलचस्पी से देखने लगा। बैटिंग करने वाले ने बॉल को हिट लगाई और बॉल ज़मीन को छूती हुई एक सिमत बढ़ी। मैंने रजब अली को लंबी लंबी कलांचे भरते हुए देखा। ये हिट लाजमी बाउंड्री थी, लेकिन रजब अली ने बर्क रफ्तारी से दौड़कर गेंद पकड़ ली, बल्कि उस तरफ जो फील्डर खड़ा हुआ था वो भी बहुत पीछे रह गया। रजब अली ने बताए हुए असूलों के मुताबिक बॉल वापस फेंक दी। तालियां बजने लगीं और रजब अली वापस अपनी जगह चला गया। फिर दूसरी और चौथी हिट पर कुछ रन बने, लेकिन बैट्समैन की 5वीं हिट ऊंची चली गई और मैं दांतों तले जुबान दबाकर रह गया, क्योंकि रजब अली ने जिस तरह ऊपर उछलकर उस गेंद को दबोचा था वो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। कोई 8-9 फुट ऊंचा उछल गया था वो, और गेंद उसके हाथों के शिकंजे में आ गई थी। वो इत्मीनान से ज़मीन पर आ खड़ा हुआ। एक लम्हे के लिए सुकूत छा गया, लेकिन फिर मुखालिफ टीम के तमाम ही अफराद रजब अली की जानिब दौड़ पड़े और उन्होंने उसे चारों तरफ से दबोच लिया। वो उसे शाबाशियां दे रहे थे और उससे कुछ पूछ भी रहे थे। मैंने रजब अली को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब जो कुछ भी करे करता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैरान ही रह जाएंगे, हमारा कोई क्या बिगाड़ देगा। गालिबन कप्तान उससे ये पूछ रहा था कि क्या वो हवा में उड़ना जानता है, वरना इतनी ऊंची छलांग लगाकर इस लाजमी छिक्के को रोकना नामुमकिन बात थी। खैर, इतना मुझे अंदाज़ा था कि रजब अली खुद भी अहमक नहीं है, क्या सुनकर बात बराबर कर लेगा। कुछ देर के बाद खेल फिर जारी हो गया। नया बैट्समैन आ गया और रजब अली अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा था। हर बॉल पर तालियां गूंज रही थीं। रजनी ने फटी फटी आंखों से मुझे देखते हुए कहा, आप तो कह रहे थे दीपक महाराज कि आप क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते। सुनील जी ने तो आफत ढा दी। मैं कोई जवाब दिए बगैर मुस्कुराकर खामोश हो गया। रजब अली ने यक्के बाद दीगरे 3 कैच पकड़े और चेतन का चेहरा उतर गया। अब उसे बैट्समैन की हैसियत से आना था। गालिबन वो कप्तान से कुछ बातें करने लगा। फिर मैंने रजब अली की पोजीशन तब्दील होती देखी। रजब अली के हाथ में बॉल दे दी गई थी और बैट्समैन की हैसियत से चेतन मद्दे मुकाबिल था। आ गई बेचारे की शामत, मैंने दिल ही दिल में सोचा। रजब अली और क्रिकेट की बॉलिंग कह लगाने को जी चाहता था, लेकिन रजब अली को लुत्फ आ रहा था। उसने पहली बॉल की, चेतन ने हिट लगाई। मैं तो ये समझा कि चेतन गया, लेकिन रजब अली ने जानबूझकर ये बॉल छोड़ दी। दूसरी और तीसरी बॉल की उसने, और फिर चौथी बॉल पर काम दिखा गया। उसने बज़ाहिर बहुत तेज़ बॉल नहीं की थी, लेकिन मैंने चेतन के बैट को दरमियान से 2 टुकड़े होते हुए देखा और चेतन ने बामुश्किल तमाम खुद को गिरते गिरते संभाला। फिर भी उसे एक हाथ ज़मीन पर टिकाना पड़ा। वो दहशत ज़दा हो गया। बैट टूटने के इस वाक़े ने तो हलचल मचा दी और चेतन बौखला बौखला कर लोगों को बताने लगा कि उसे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कोई वज़नी गोला उसके बैट पर आ लगा हो। अगर ये बॉल बैट पर ना रुकती तो चेतन की पिंडली चूर चूर हो गई होती। वो लोग रजब अली से सवालात कर रहे थे और रजब अली बड़ी मासूमियत से उन्हें जवाब दे रहा था। चेतन अपने साथियों से बात करने लगा।
रजब अली ने अभी सिर्फ 4 बॉलें फेंकी थीं। ओवर की 2 बॉलें बाकी थीं। ये 2 बॉलें भी उससे फेंकवाई गईं। चेतन को नया बल्ला दे दिया गया, लेकिन इसके बाद रजब अली ने वही हरकत दोबारा नहीं दोहराई। इस पर सभी हैरान थे। थोड़ी सी देर में रजब अली ने उन लोगों का कबाड़ा करके रख दिया। गो अपनी इस बॉलिंग में वो कोई विकेट तो नहीं ले सका, लेकिन उसने एक भी रन बनने नहीं दिया। 3 आदमी आउट कर चुका था। सब लोग बाउंड्री पर आ गए। उन्होंने रजब अली को घेरे में ले रखा था। रजनी, निशा और सरिता भी लोगों की भीड़ में शामिल थीं। चेतन के आवाज़ कुछ बिगड़े हुए से थे और मैंने उनकी आंखों में कीना तोजी की झलकियां देखी थीं। उसने कहा, हरगिज़ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा बैट बिल्कुल ठीक था। ये कोई खासी ताकत थी। वैसे भी ये लोग साधु संत हैं, मगर मुखालिफ टीम का कप्तान जो चेतन का दोस्त ही था और उसका नाम हरदयाल था, पेट पकड़ पकड़ कर कह लगा रहा था। उसने कहा, यारो, अगर ये बात है तो हिंदुस्तान की टीम में इन जैसे सारे साधु संतों को शामिल कर लिया जाए। दुनिया भर की टीमों को चैलेंज कर देंगे और सारे एजाज़ात ले आएंगे। क्यों सुनील महाराज? और रजब अली मुस्कुराने लगा। हरदयाल चेतन से बोला, कहो चेतन, अब खेलोगे? क्या खेलेंगे इस तरह, क्या खेलेंगे? चेतन नाराज़गी से बोला, भाई बेईमानी मत करो। अब हमारी टीम की बैटिंग है और सुनील जी ज़रा बैटिंग का मुजाहरा भी करेंगे। क्यों सुनील जी? जैसा आप लोग कहें। रजब अली ने मासूमियत से कहा। मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। मैंने कहा कि दोस्तों, अब ज़रा बैटिंग का भी मज़ा देख लो। कुछ देर के बाद खेल फिर से शुरू हो गया। ओपनर की हैसियत से रजब अली को ही भेजा गया था। कप्तान हरदयाल ने उसे बैटिंग का तरीकाकार बताया और रजब अली तैयार हो गया। चेतन की टीम के बॉलर ने पहली बॉल फेंकी और रजब अली ने उसे हिट कर दिया। बॉल सीधी निकलती चली गई। पहली बॉल पर चौका हो गया। दूसरी बॉल फेंकी गई। उसे रजब अली ने साइड में निकाल दिया। पता नहीं वो ऐसे ही ओंगे बोंगे हाथ मार रहा था या फिर सोच समझकर खेल रहा था। 2 बॉलों में 8 रन बने थे। फिर उसने तीसरी बॉल पर ऊंची हिट लगाई और यह हिट रजब अली के शाया निशान थी। बॉल उड़ती चली गई। काफ़ी दूर तक उसे उड़ते हुए देखा गया और इसके बाद वह मैदान के सिरे पर मकानों के दूसरी जानिब जाकर गायब हो गई। मैदान में लोग सर पकड़कर बैठ गए। हरदयाल भी रजब अली के पास आ गया। चेतन भी करीब ही पहुंच गया। मैंने मदाखलत नहीं की, उनके मामलात वही निमटे। रजनी और निशा पागलों की तरह तालियां बजा रही थीं। सरिता ने मेरे करीब पहुंचकर आहिस्ता से कहा, कमाल है, भगवान की सौगंध, कमाल है। आप लोग क्रिकेट ही खेलना क्यों नहीं शुरू कर देते? सारी दुनिया में नाम कमाएंगे महाराज। वैसे एक बात मन से कह रही हूँ, आज मैंने आप लोगों को मन से मान लिया है। ये जो खेला जा रहा है क्रिकेट नहीं है, कुछ और ही है। कमाल है सरिता जी, आप हमारी किसी बात को मानती ही नहीं। नहीं महाराज, आज मान लिया है, आज बहुत कुछ मान लिया है। और अगर आप यकीन कर लें इस बात पर, तो दिल से कह रही हूँ कि आज आपको मानने के बाद मन को बड़ी शांति मिली है। इसका मतलब है कि भगवान हमारे लिए अब कुछ कर ही देना चाहता है। मैंने शाने हिलाए। चेतन गालिबन ये जिद कर रहा था कि रजब अली को क्रिकेट ना खिलाया जाए, वरना सारे खेल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और कुछ देर के बाद गालिबन इसका फैसला भी हो गया। रजब अली वापस आ रहा था। फिर वो हमारे करीब पहुंच गया और उसने तंजिया लहजे में कहा, दीपक महाराज, बड़े छोटे दिल के लोगों में आ गए हैं हम। मैं तो इस खेल के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर सीख गया तो इन सबको ठीक कर दूंगा। भगवान ना करे कि आप इस खेल को कुछ और सीख जाएं। अरे तौबा तौबा। रजनी और निशा पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थीं। उधर चेतन की टीम कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी और हरदयाल कह लगा रहा था। रजब अली तो उन लोगों में निहायत हरदिल अजीज हो गया। बाद में हरदयाल की टीम 10 अफराद से खेली। दूसरी टीम से भी एक फर्द को हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद कोई भी जमकर नहीं खेल सका। सबकी निगाहें रजब अली की जानिब ही उठी हुई थीं और रजब अली सिर्फ इस बात से खुश था कि रजनी और निशा एक बार फिर उसके गिर्द आ बैठी थीं। शाम की चाय पर खास तौर से हम दोनों को मदऊ किया गया। हरदयाल और उसके साथी इस बात पर जिद कर रहे थे कि रजब अली को क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमारा तारुफ इस हैसियत से तो नहीं कराया गया जो असल में यहाँ हमारी थी, लेकिन बस कुछ ऐसे ही तासुरात थे उन लोगों के हमारे बारे में। रजब अली उनका हीरो बना हुआ था। हरदयाल ने कहा, मिस्टर सुनील, हमें नहीं बताया जा रहा है कि आप अमृतपाल सांगा के कौन हैं और आपके मशागिल क्या हैं। आप जो कोई भी हैं, मैं आपको वाकई संजीदगी से दावत देता हूँ कि इंडिया की नेशनल टीम में शामिल हो जाएं। आप सिर्फ ट्रायल दें एक बार सिलेक्शन बोर्ड को। आपको तो कामयाब होना ही है। पता नहीं आप क्रिकेट से नावाकिफियत का इजहार क्यों कर रही हैं। रजब अली ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर खामोश हो गया। रात को अलबत्ता चेतन उस वक्त हमारे कमरे में आ गया था।
जब तमाम लोग अपने अपने मामूलात से फरागत हासिल करके आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। चेतन का इस्तकबाल हमने खासा पुरतपाक किया, लेकिन वो बदस्तूर हमसे नाराज नजर आ रहा था। कहने लगा, ये आप लोगों ने मुझे चमत्कार दिखाया है, शायद मुझ पर रोब मारना चाहती हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से रोब में आने वालों में से नहीं हूं। मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ क्या खेल खेल रहे हैं। चेतन पाल महाराज, ये मालूमात हासिल करने के लिए आपने अमृतपाल सांगा से इजाज़त ली है। मैंने कहा, क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि हम सांगा जी के मेहमान हैं। क्या सांगा जी ने आपको ये बात नहीं बताई? चाचा जी कितने भोले भाले आदमी हैं, ये बात मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। हो सकता है आपने उनके भोलेपन से फ़ायदा उठाया हो और उन्हें अपने ऐसे ही किसी शोभदागरी के जाल में फांस लिया हो, जैसी शोभदागरी सुनील ने क्रिकेट के मैदान में दिखाई है। मेरा वास्ता ऐसे बहुत से लोगों से पड़ चुका है जो शोभदेबाज होती हैं। तो फिर चेतन जी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हिंदुस्तान की टीम में आप ऐसे ही शोभदेबाजों को शामिल करें जो कम से कम आपको क्रिकेट का मैच तो जिता दें? मैं ना ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ ना सुनना चाहता हूँ। बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर चाचा जी को आप किसी धोखे में डालकर उनसे कुछ हथियाना चाहते हैं तो मेरी मौजूदगी में इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं थोड़े दिन के लिए आया था, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे ज़्यादा दिन रुकना होगा ताकि आपकी हरकतों पर निगाह रख सकूं। ज़रूर, हमें इस पर कोई एतराज़ ना होगा, बल्कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अमृतपाल सांगा जी से इस मौजू पर बात ही कर लें और उन्हें ये मशवरा दें कि वो हमें यहाँ से निकाल दें। तुम लोगों ने शायद उन पर बहुत गहरा असर डाला है, ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरा नाम चेतनपाल सांगा है। हर मुश्किल को आसान बना लेना मुझे आता है, तो फिर इस मुश्किल को भी आप आसान बना लीजिए। मैंने कहा और रजब अली पहली बार बोला, रहने दीजिए दीपक महाराज, ये दिन की शिकस्त का असर। वैसे ये लोग मुझे अपनी टीम में खिलाएंगे नहीं, वरना अब मैं चेतन जी को चैलेंज करता हूँ कि वो जब भी चाहें मुझे अपनी मुखालिफ टीम में शामिल कर लें। अगर उनकी टीम एक भी रन बना जाए तो मेरा नाम भी सुनील नहीं है, ये भी देख लूंगा मैं। चेतनपाल ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और रजब अली खामोशी से मेरी सूरत देख रहा था। फिर उसने कहा, और अब तुम मुझे सिर्फ इसलिए जलील करो चीफ कि तकदीर ने मुझे तुम्हारी गुलामी में दे दिया है। होशो हवा से काम लो। रजब अली बेवकूफ़ लड़का है, नौजवानी की उम्र है, जोश में डूबा हुआ है, होश खो चुका है। इसे कोई नुकसान पहुंचाकर हम अमृतपाल सांगा ही को नुकसान पहुंचाएंगे। और तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे हाथों कोई नुकसान पहुंच गया तो क्या रजनी और निशा कह के लगा सकेंगी? वो बेचारियां तो एक ही भाई के गम में मुब्तला हैं, तुम उन्हें दूसरे भाई का गम भी देना चाहते हो। रजनी और निशा के नाम पर रजब अली खामोश हो गया और इसके बाद हमारा बकिया वक्त खामोशी ही में गुजरा। दूसरी सुबह कोई खास बात नहीं हुई, हम लोग खुद ही टहलते हुए बाहर निकल आए। आज ज़रा मुख्तलिफ काम हो रहा था। हवेली के उस अकबी हिस्से में आज क्रिकेट नहीं हो रहा था, बल्कि वो सब लोग सफ़ेद लिबास में मलबूस, कमर में बेल्ट बांधे जूडो कराटे की मश्क में मशगूल थे। रजनी, निशा और संजीदा फितरत सरिता को भी शायद इन लोगों की आमद से काफ़ी लुत्फ़ आ रहा था। नौजवानी की उम्र थी और अभी इस उम्र में खलंडरापन बहुत ज़्यादा होता है। तफरी मिली थी तो वो लोग पूरी तरह उस तफरी में मुब्तला हो गई थीं। जूडो कराटे की मश्क जारी थी। रजब अली ने कहा, चीफ, ये लोग सुबह ही सुबह नाच रही हैं, मगर ये कौन सा रक्स है? मैंने हंसकर कहा, ये रक्स नहीं कुछ और है। चेतन ने हम दोनों को देख लिया। मुस्कुराकर रजब अली से बोला, आप एक शानदार क्रिकेटर हैं सुनील जी महाराज, तो आइए जूडो कराटे का भी मुजाहरा कीजिए, ये एक अलग शोभा है। क्या मतलब हुआ इसका? रजब अली ने हैरत से मेरे कान में कहा, वही जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये जूडो कराटे हैं, गोया किसी किस्म का रक्स नहीं। देखो, मश्क के दौरान वो एक दूसरे पर हमलावर भी होती हैं। ये बाकायदा एक फ़न है जिसे मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। पूरी बात भी नहीं हुई थी कि चेतन हमारे पास आ गया। उसने मुझे नज़रअंदाज करके रजब अली से कहा, आइए सुनील महाराज, यहाँ भी अपना चमत्कार दिखाइए आप। उसने आगे बढ़कर रजब अली की आस्तीन पकड़ ली और रजब अली उसके साथ आगे बढ़ता चला गया। रजनी, निशा और सरिता खड़ी हो गई थीं। सरिता ने कहा, चेतन भैया, क्या ज़रूरी है कि ये जूडो कराटे जानते हों? नहीं जानते तो मैं सिखा दूंगा इन्हें, चेतन ने अपने जोश में कहा और रजब अली को सामने ले आया। रजब अली सीधा खड़ा भी नहीं होने पाया था कि चेतन ने मुंह से हा हू हे की आवाज़ें निकालकर रजब अली की टांग पर जोरदार लात रसीद की और रजब अली धड़ाम से चारों शाने चित गिर गया। वो खड़ा हुआ तो चेतन ने दोबारा उसकी टांग पर ज़रब लगाई और वह फिर गिर गया। चेतन ने उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया। 2-3 आवाज़ें निकालने के बाद उसने बैक किक लगाई जो रजब अली की पसलियों पर पड़ी और रजब अली एक जानिब झुका तो उसने दूसरी तरफ से
उसके जबड़े पर कराटे का एक हाथ रसीद किया, दूसरा हाथ गर्दन पर, तीसरा ठोड़ी के नीचे और एक बार फिर घूमकर बैक किक उसकी गर्दन पर लगाई। रजब अली औंधे मुंह गिर पड़ा। अब मेरे लिए भी रजब अली को संभालना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। मैं जानता था कि चेतन को इस सिलसिले में बदतरीन सजा भुगतना पड़ेगी। चेतन बाज नहीं आ रहा था और उसने रजब अली पर ऐसे ताबड़तोड़ वार किए थे कि रजब अली अच्छा खासा जख्मी हो गया। चेतन ने एक लात उसके सीने पर मारी और वो उछलकर दूर जा गिरा। इसके बाद वो खड़ा नहीं हुआ। चेतन ने उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, आइए आइए महाराज, ये क्रिकेट नहीं है। मैं आगे बढ़ा और उन दोनों के दरमियान आ गया। मैंने चेतन से कहा, मिस्टर चेतन पाल, असल में मेरे दोस्त सुनील को कोई भी फन नहीं आता। आपको तो पता ही है कि हम लोग कौन हैं। लेकिन मेरे दोस्त में एक बड़ी सलाहियत है, वो ये कि ये कोई भी फ़न बहुत जल्द सीख लेता है और इसके बाद उस फ़न का मुजाहरा भी कर लिया करता है। जैसा कि आपने क्रिकेट में देखा, अगर आपको इसके साथ जूडो कराटे का इतना ही शौक़ है तो कम से कम इसे थोड़ा सा वक्त तो दे दीजिए ताकि ये जूडो कराटे के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर ले। कल शाम को 4 बजे हम लोग यहीं इसी ग्राउंड में फिर मश्क करेंगे। आपका होनहार दोस्त उस वक्त तक जूडो कराटे के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकता है। क्या आपने इतने ही वक्त में जूडो कराटे सीखी थी? मैंने सवाल किया। मुझे जाने दीजिए, मैं आपके दोस्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप इन्हें तैयार कर लीजिए, ज़रा लुत्फ़ रहेगा इनके साथ। रजनी, निशा और सरिता भी संजीदा हो गईं। उन्हें भी चेतन की यह हरकत पसंद नहीं आई थी। निशा ने रजब अली से कहा, आप आइए सुनील जी, आपके साथ ज्यादती हुई है। चेतन भैया को ये नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो क्यों शुरू ही से आपसे कुछ बिगड़ से गए हैं। कोई बात नहीं निशा जी, ये तो खेल था और खेल में तो ऐसा कुछ हो ही जाता है। रजब अली मेरे साथ अंदर आ गया। निशा वगैरह भी हमारे साथ साथ ही अंदर आई थी। वो रजब अली के लिए गर्म पानी वगैरह ले आईं और हम दोनों के मना करने के बावजूद उन्होंने उसके चेहरे की टकोर वगैरह की। रजब अली का चेहरा जगह जगह से सूज गया था और उसके जिस्म पर खासी ज़रबें लगाई थी चेतन ने। बहुत देर तक ये लोग उससे बातें करते रहे और फिर चले गए। अमृतपाल सांगा जी चूंकि मौजूद नहीं थे इसलिए वो तो ना आए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद रानी अमृता हमारे पास आ गईं। उन्होंने रजब अली को देखा और फिर अजीब से अंदाज में गर्दन झुकाकर बोली, हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ महाराज। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के बस से बाहर होती हैं। वो पागल है बिल्कुल। भगवान उसका नाश करे, हमारी मिट्टी खराब करने आया है वो। उसे तो अमृतपाल महाराज ही देखेंगे। मैं क्या कहूँ आपसे। छोड़िए रानी जी, ये कोई ऐसी खास बात नहीं है जिस पर आप इतनी परेशान हो रही हैं। ये तो नौजवानों का खेल है। खेल खेले वो दोनों और इसकी ये हालत हो गई। निशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तीनों लड़कियां दुखी हैं, मगर मैं चेतन के मुंह नहीं लगना चाहती। रानी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल करूं मैं आपसे। ज़रूर दीपक महाराज, मैं तो बड़ी शर्मिंदा हूं आपसे। ये चेतन किस किस्म का लड़का है? अगर आपने खुलकर ये बात मुझे ना बताई तो मुझे अफसोस होगा। मतलब समझी नहीं दीपक महाराज, क्या वो गणेश पाल का दुश्मन नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं, बड़ा प्रेम है दोनों में, जान देते हैं दोनों एक दूसरे पर। गणेश तो उसे बहुत ही चाहता है और चेतन भी उसे उतना ही चाहता है, मगर गणेश पाल की इस कैफियत से चेतन के अंदर कोई फर्क नजर नहीं आता। वो इसी किस्म का लड़का है। अगर कोई उससे ये कह दे कि वो अपनी आंखें निकाल कर गणेश पाल को दे दे और इससे गणेश ठीक हो जाएगा तो भगवान की सौगंध, चाकू लेकर दोनों आंखें निकाल डालेगा वो अपनी। पागल है पापी नीरा। बचपन से मेरे ही हाथों में पला है, बस सरकश है बहुत ज़्यादा, बाकी उसमें और कोई खराबी नहीं है। महाराज हो सके तो उसे क्षमा कर दें। मैं उसे सज़ा तो ज़रूर दिलवाऊंगी इस बात की। असल में बदतमीज़ बहुत है, हर एक के मुंह लगने लगता है, चाहे बाद में शर्मिंदगी का सामना ही क्यों ना करना पड़े, मगर मुंह पर बदतमीज़ी कर डालता है। इसीलिए मैं उसके मुंह नहीं लगती। आप उसे क्षमा कर दें। ठीक है रानी जी। गणेश का क्या हाल है? वो ही बस निकला नहीं है रातों को, पता नहीं क्यों। मगर महाराज आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? काम जारी है, आप इत्मीनान रखें, मैंने कहा। रानी अमृता बहुत देर तक हमसे माजरतें करती रही और इसके बाद हमारे इत्मीनान दिलाने पर वापस चली गईं। रजब अली ने मुझे घूरते हुए कहा, और अब तुम इस बयान की रोशनी में मुझसे कहोगे चीफ कि मैं कुछ ना करूं? तू करना क्या चाहता है? जूडो कराटे सीखना चाहता हूं। यह है क्या चीज़? मार्शल आर्ट्स का एक हिस्सा। मैंने जिस कदर मुझे मालूमात हासिल थी रजब अली को मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया। रजब अली कहने लगा, तुमने कभी कुछ सीखा है इस बारे में? हाँ थोड़ा बहुत। तो फिर मुझे इसके असूल बताओ चीफ, प्लीज़। देखो, ये एक जिन की इज्जत का सवाल है। मैं तो अपनी नस्ल में बदनाम हो जाऊंगा। मार खाई है मैंने एक इंसान के हाथों। चीफ, बदला लेना बेहद ज़रूरी है। यार रजब अली, खेल में कुछ खराबी पैदा हो जाएगी तो फिर ठीक है चीफ,
हमारी और आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ आपकी गुलामी करूंगा। रजब अली का लहजा बेहद संगीन था। मैंने कुछ देर उसे देखा और फिर ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है आ, मैं तुझे इसके असूल और तरीके बताता हूँ। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं बहुत देर तक रजब अली को जूडो, कराटे, जुजित्सु और कंगफू सिखाता रहा। फिर रात हो गई। रजब अली मामूल के मुताबिक अलीमुद्दीन के यहाँ से खाना ले आया। मैंने उससे वादा किया था कि मौका मिलते ही मैं भी अलीमुद्दीन से मुलाकात करूंगा और हम उस नेक खानदान के मसाइल दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर रजब अली फरागत हासिल करके मेरे पास ही बैठ गया। मैं भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने उससे कहा, तो फिर कल तू चेतन से जूडो कराटे का मुकाबला कर रहा है? हाँ चीफ, और तुम इसके लिए मुझे मना नहीं करोगे? लेकिन रजब अली, उसे कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए जिस पर हमें शर्मिंदा होना पड़े। इसका वादा करता हूं चीफ। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूं रजब अली। क्या चीफ? क्या हमारा यहाँ क्याम ज्यादा तवील नहीं हो गया है? रजब अली भी किसी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, चीफ यकीन करो, अब मेरे जहन में भी यही ख्याल आ रहा है, बल्कि मैं तो कुछ और भी सोच रहा हूँ। क्या? चीफ, जब फूलों के दरमियान बैठकर सिर्फ उनकी खुशबू ही सूंघनी है तो क्यों ना फ्लावर बदलता रहा जाए। इससे ज्यादा तो तुम्हारी तरफ से मुझ पर पाबंदियां लग गई हैं। बात असल में यह है रजब अली कि हमारे यहाँ की लड़कियां दुनिया भर की चालाकी का मुजाहरा करने के बावजूद अब भी निहायत बेवकूफ़ हैं। इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़कर वो जिंदगियां खोने पर आमादा हो जाती हैं। और फिर तेरी फितरत में पाकीज़गी भी कायम रहनी चाहिए। अगर तू बदफितरत हो गया तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। तेरा अपना एक मुकाम है जो इसी तरह कायम रहना चाहिए। मगर चीफ, ये तो जुल्म है। आखिर मैं भी नौजवान हूँ, मेरी अपनी भी कुछ आरजुएं हैं। क्या इसी तरह जिंदगी बसर कर लूँ? तू खुद भी सोच ले, मैं तुझे किसी ऐसी कैफियत में नहीं देखना चाहता जिससे खुद तुझे नुकसान पहुंचे। चीफ, असल में थोड़ी सी आज़ादी तो मिलनी चाहिए। एक वादा अलबत्ता तुमसे किया जा सकता है। वो क्या? अगर कोई खुद मुझसे रुजू हो तो मैं उससे रुजू हो जाऊं। किसी को अपने शहर में गिरफ्तार करके मजबूर नहीं करूंगा। अच्छा एक बात बता रजब अली। हाँ चीफ। तुम लोग, मेरा मतलब है तुम जिन, जब किसी लड़की पर आशिक हो जाते हो तो तुम्हारे उनसे ताल्लुकात की क्या नोयत होती है? ये बात सिगा राज में रहने दो चीफ। वैसे तुमने कभी यह नहीं सुना होगा कि किसी आसेबज़दा लड़की पर कोई बड़ी मुश्किल आ पड़ी हो। वह बेशक अपने माहौल से कट जाती है, लेकिन उसका वजूद दागदार नहीं होता। हमारा अपना एक अंदाज है और हम उसी पर कायम रहते हैं। चीफ, इसकी तफसीलात पर ना जाओ तो बेहतर होगा। वैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे अहकामात के खिलाफ तो कुछ करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ, बस ज़रा सी फुर्सत, ज़रा सी आज़ादी। मैंने गर्दन हिलाकर कहा, तेरी मर्जी है रजब अली। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि मैं कोई अलमिया नहीं देखना चाहता। अमा लानत है चीफ, आखिर हम भी तो दिलों में जज्बे रखते हैं। अब इतने बुरे भी नहीं हैं जितना तुमने समझ लिया है। तब फिर तू जान और तेरा काम जाने, मैं भला ज़्यादा से ज़्यादा क्या मदाखलत कर सकता हूँ। इस सिलसिले में शुक्रिया के जितने अल्फाज तुम्हारे जहन में आए चीफ, अपने नाम में लिख लो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। रजब अली मस्खरेपन पर उतर आया। फिर मैंने उससे कहा, यार रजब अली, हम लोग वाकई यहाँ बहुत वक्त गुजार चुके हैं। सिर्फ बैठकर हालात का इंतज़ार करना और इस मसले को वक्त के हाथों में छोड़ देना मुनासिब नहीं है। कोई अमली कदम भी उठाना चाहिए। अब तो चीफ, तुम बस अपने इस गुलाम को हुक्म दो कि वो क्या करे, हर हुक्म की तामील होगी। तू खुद भी तो कोई मशवरा दे। खोपड़ी की बर्फ़ पिघला दिया तुमने चीफ, तो अब रजब अली के मशवरे तुम्हारे लिए निहायत शानदार होंगे। आओ फिर काम शुरू किया जाए। मतलब सीधी सीधी बात है चीफ, उन खंडरात का इन वाक़यात से कोई गहरा ताल्लुक है। क्यों ना हम अपने तौर पर उनका जायज़ा लें। मैं रजब अली की बात पर गौर करने लगा। बात वाकई समझ में आती थी। मैंने पुरख्याल निगाहों से उसे देखा और कहा, हाँ आइडिया बुरा नहीं है। रजब अली ने बिस्तर से चादर उठा ली और मुझसे बोला, अगर आइडिया बुरा नहीं है चीफ, तो फिर ज़रा ये चादर अपने सर पर डाल लो। मैं एक लम्हे तक कुछ ना समझ पाया और उसने चादर उठाकर मेरे सर पर डाल दी। मगर जब चादर खींची तो मैं एकदम से चौंक पड़ा। हम उन्हीं खंडरात में थे जिनमें एक बार रानी अमृता के साथ आ चुके थे।